जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल सिग्मा एडु गुरुकुल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक हिंदुस्तानी। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो फार्मेसी, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। बिना किसी देरी के हम बताते हैं कि इस लेक्चर में कितना हम लोग कवर करेंगे। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा यह जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे और परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चरल ऑफ फोर मेजर काइंड्स। क्या है कि जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर है। क्या है? सिंगल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर है ऐसा सच है बना दिया गया। ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर तो है, बट इट मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फोर काइंड्स। मतलब कि इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो है पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है और बॉडी। तो यहां पर यह दिखाया गया, ह्यूमन बॉडी इज अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर। बहुत छोटे छोटे बिलियंस स्ट्रक्चर होते हैं और ये चार तरह के होते हैं। कौन कौन? सेल क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। टिश्यू क्या है? ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि सबसे छोटा सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत तरह के जो है स्ट्रक्चर हैं। जैसे सेल्स भी हैं, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। ये चार जो है फोर काइंड्स है ना, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये सब मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि वो सब्जेक्ट है क्या। वो सब्जेक्ट है क्या? तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं आज। तो डिफिनीशन जान लेते हैं कि एचएपी क्या होता है। इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स। एचएपी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चर भी पढ़ना और फंक्शन भी पढ़ना। तो कहा है इसमें कि हम सिंपली कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल बॉडी, हम किसी इंडिविजुअल बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और वो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा एचएपी कहलाता है। मतलब कोई स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ना, उसके काम के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? एचएपी कहलाता है। एचएपी को दो मेन पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहां आपको बताया गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग अलग अलग डिफाइन करके भी पढ़ लेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। एनाटॉमी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है। डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्या है कि हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी अंग हैं, जो भी अंग तंत्र हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। यहां फंक्शन नहीं पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम लोग फंक्शन का जिक्र नहीं करते हैं, फिजियोलॉजी में फंक्शन का जिक्र करेंगे। तो एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी जो है ये हमारा बायोलॉजिकल साइंस का जो है एक ब्रांच है और इसमें हम लोग किसी भी अंग के बारे में या अंग तंत्र के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के जो है कई डिवीजन हैं,
मतलब एनाटॉमी ऐसा नहीं है कि हम दो पार्ट में एचएपी को डिवाइड कर दे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो खत्म नहीं। एनाटॉमी में भी बहुत सारे डिवीजन हैं, उन डिवीजन्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी भी इसको हम लोग कहते हैं। स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, जो हमारे शरीर में सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्टडी करना कि उनका जो सेल जो हमारा है वो किस तरह से बना है, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाता है या सेल बायोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, देखो हिस्टोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी जो हमारे कार्डियक टिश्यू, तो हम डिफरेंट टाइप्स के अगर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं तो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी तो होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सबका स्ट्रक्चर सेम है, तो हम कैसे भिन्नता पाएंगे, कैसे हम पहचान पाएंगे कि ये सेल किस तरह का है? तो हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ टिश्यू, सिंपली याद करो बेटा, साइटोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ सेल, मतलब सेल का स्टडी करते हैं, लेकिन सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी जब एनाटॉमी में पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वहीं जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर, ग्रास एनाटॉमी। ये बेटा ग्रास ये घास वाला नहीं है, ग्रास मतलब ग्रास जो दिख जाए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विजुअल टू नेक्ड आई, ऐसा स्टडी हम करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सके, बिना माइक्रोस्कोप के देख सके। वो ऑर्गन या वो ऑर्गन नहीं, वो स्ट्रक्चर, ऐसा पार्ट बॉडी का जिनको हम लोग नंगी आंखों से देख सके, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना एडिशनल लेंस के, वो क्या कहलाता है? ग्रास एनाटॉमी कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, देखो बेटा ग्रास एनाटॉमी को माइक्रो, MACRO माइक्रो एनाटॉमी भी कहते हैं, माइक्रो, ठीक। और माइक्रो जब MICRO आएगा तो छोटा हो जाएगा। स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, उनका जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वही क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाता है। सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम। देखो सिस्टमिक, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम हैं, तो ये किसी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है? सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता है। जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी का ही हम सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में उस समय स्टडी करेंगे, ना कि उस समय जो है हम CNS की स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ एक्सरे, क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विद हेल्प ऑफ एक्सरे। देखो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं उनको एक्सरे की सहायता से देखते हैं। किसके सहायता से? एक्सरे की सहायता से। तो हमें पता हो गया, सेल बायोलॉजी में सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ग्रास एनाटॉमी में ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नंगी आंखों से दिख रहा हो, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटे हो, जो नंगी आंखों से न दिख रहे हो, जिनको माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी में बॉडी के किसी स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सिस्टमिक एनाटॉमी में आता है। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जब हम एक्सरे से किसी पार्ट को देखते हैं, एक्सरे की सहायता से ही देख पाते हैं, तो सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता है। जैसे अगर हमारी बोन टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गई हो, तो हम ऊपर से तो नहीं देख सकते हैं ना कि हाँ कैसा टूटा है, किस तरह से टूटा है। तो उसमें क्या होता है? एक्सरे हम लोग करते हैं और एक्सरे की सहायता से हम लोग पता करते हैं कि कौन सी बोन जो है फ्रैक्चर है। फिजियोलॉजी, करंटली हम लोग पहुंच गए हैं फिजियोलॉजी में। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये भी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है। डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्या एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा?
ये भी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट था एनाटॉमी, जहां हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर या पार्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे। वहीं फिजियोलॉजी में क्या है, ये भी बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है, जहां हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं या उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। देखो बेटा, हम लोगों ने एनाटॉमी का डिवीजन कर लिया तो फिजियोलॉजी नारायण नहीं होगा कि हम अकेले हैं, नहीं, फिजियोलॉजी के भी डिवीजन को हम लोग पढ़ते चलते हैं। सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी, रिस्पायरेटरी से क्या समझ में आया, रिस्पायरेशन से रिलेटेड फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं उनका फंक्शन क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी कहलाता है। रीनल फिजियोलॉजी, क्या, रीनल फिजियोलॉजी, रीनल कहां पर होता है, रीनल, रीनल मींस किडनी, रीनल मींस किडनी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। हम लोग जब किडनी के बारे में पढ़ते हैं, किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म है किडनी का, कैसे कैसे वर्क करता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे करता है, कौन सा क्या कार्य करता है पार्ट, तो इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो रीनल फिजियोलॉजी में आता है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून से क्या मतलब है, हमारी बॉडी का पावर, कैपेसिटी, बॉडी मतलब बॉडी गार्ड, जो हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है, हमारा हेल्प करता है। इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मतलब आर्मी, जो बाहरी तत्वों से लड़े, जो कोई गलत आ गया है हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उससे अगर लड़ने वाला हमारा कोई ऐसा है, डिफेंस मैकेनिज्म है, कोई आर्मी है, तो वो क्या कहलाता है, डिफेंस है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी बीमारी ना होने पाए, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, ठीक, वो सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को बचाता है। और जब इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो वो इम्यूनोलॉजी कहलाता है। न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है, न्यूरो मतलब नर्वस, ब्रेन से रिलेटेड, किससे, ब्रेन से रिलेटेड, तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। जब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस लिंक्स विद डिजीज, क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई बीमारी हो जाता है तो उससे हमारी फंक्शनल जो चेंजेस आते हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोग कहे कि हमको हो गया जुकाम, तो हमारी फंक्शनल क्या चेंजेस आएगा, हमारा जो है सांस सही से नहीं हम ले पाएंगे, या जो है खांसी आई, तो ये सारी फंक्शनल चेंजेस है ना, तो ये पैथोफिजियोलॉजी में आता है। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड है और ब्लड वेसल से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जो हमारा हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं, इनका फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो कार्डियोफिजियोलॉजी में आता है। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो इंडोक्राइनोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, जब हम लोग हार्मोन या हार्मोन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इंडोक्राइनोलॉजी में आता है। बेटा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ HAP। अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो उससे हमें लाभ क्या है, हम क्यों किसी के बारे में बताएंगे भाई, हम क्यों किसी के बारे में बताएंगे अगर हमें उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो अगर हम किसी के बारे में कुछ बताएंगे तो हमें लाभ भी तो मिलना चाहिए, ठीक। तो HAP का हम लोग स्कोप देख लेते हैं कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट है। इट इज द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अर्थात कि ये एक बेस है, जड़ है, जहां से हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं। अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमें फायदा है, कुछ नहीं, हम आगे कुछ नहीं जान पाएंगे। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है ये मेडिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का एक विशेष ही सब्जेक्ट है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या है,
डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कहां पर होता है, हमारा आई कहां पर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, विजन का मैकेनिज्म क्या है, ब्रेन कहां पर है। अब अगर तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता है, कोई बोल दिया, क्या बोल दिया कि इनका जो है हार्ट कहां है, अब तुम हार्ट उसका यहां पर देख रहे हो, हे भाई यहां हार्ट है, हार्ट नहीं यहां हो सकता ना, यहां हार्ट होगा, नहीं होगा। अरे वो हार्ट नहीं जो धोखा मिलता है तब हार्ट, दुख वाला हार्ट नहीं, हार्ट जो पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मानव में जो इवोल्यूशन होता है और डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो भी एनाटॉमी का एक स्कोप है। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो क्या क्या बदलाव हुए हैं या क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्या पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, कोई बीमारी हो रही है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मान लिया जाए किसी को घाव हो गया, अगर आपको नहीं पता है कि हमारी स्किन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो कैसे पता चलेगा, ठीक। तो पैथोलॉजी और पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये भी एक एनाटॉमी का स्कोप बन जाता है। एनाटॉमी पढ़ेंगे तभी इसके बारे में जान पाएंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस, जैसे अगर किसी का हाथ टूट गया तो भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अगर एनाटॉमी आपको नहीं पता है तो क्या पता कि टूटा है, जान जाएंगे, नहीं जान पाएंगे ना। तो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी बॉडी पार्ट्स का या बॉडी का कैसे फंक्शन है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। बेटा आप लोगों को नोट्स जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर मेंशन करेंगे तो हम टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर हेडिंग नहीं पड़ा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो केमिकल लेवल, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि हमारा जो बॉडी है ये कैसे बना हुआ है, तो हमारी जो बॉडी है ये कैसे बनी हुई है इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे बेटा, कैसे पढ़ेंगे, अगर हम शुरुआत से चलेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग है जैसे कैसे बना, ईंटों से बना, ईंट कैसे बना, तो ईंट कैसे बना उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। ईंट बना, ईंट से दीवार बना, दीवार से क्या बना, तो इस तरह से हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ते हैं। केमिकल लेवल, इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। इट इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या होते हैं, एटम्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। केमिकल लेवल में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और कुछ भी चीजें होती हैं। सेलुलर लेवल के बारे में जब पढ़ेंगे, कोशिका के लेवल के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स मिलकर के सेल का निर्माण करते हैं। और इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, जो सेलुलर लेवल होता है, जैसे केमिकल लेवल में केमिकल छोटे छोटे होते हैं जो सबसे लोवेस्ट लेवल होते हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, और यही छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं केमिकल लेवल के, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और सेल क्या होता है, सेल जो है सबसे छोटी शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। टिश्यू लेवल, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मींस सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू, सेम टाइप्स ऑफ या सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जिन भी सेल्स का होगा वो लोग आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनका संरचना और क्रिया एक जैसा हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये भी आपका सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से, बेसिक सवाल आते ही आते हैं और हर बार आते हैं। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कॉल्ड ऑर्गन। क्या है, जो सेल्स थे वो टिश्यू का निर्माण तो कर लिए, लेकिन टिश्यू में क्या था
कि सेम टाइप्स के सेल्स होते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन होता था तो टिश्यू बनाते थे। लेकिन ऑर्गन लेवल में ऐसा नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, उनका जो है फंक्शन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू मिल करके आपस में स्ट्रक्चर का एक निर्माण करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया और ब्लैडर हो गया, ये सब जो है हमारे ऑर्गन होते हैं। ठीक, सिस्टम लेवल, it is the level where different organ are joined together to form a body system। क्या है, जैसे क्या था केमिकल लेवल, केमिकल लेवल जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो सेल का फॉर्मेशन किए, और सेल्स जो थे वो आपस में मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मिल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिए। वही डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो सिस्टम लेवल का फॉर्मेशन करेंगे। इट इज द लेवल वेयर डिफरेंट ऑर्गन आर जॉइंड टुगेदर फॉर्म अ बॉडी सिस्टम। डिफरेंट जो है क्या है, सिस्टम है, वो आपस में मिल करके बॉडी का निर्माण करते हैं। बेसिकली आवर बॉडी कंटेन्स 11 सिस्टम। क्या है, मुख्य रूप से हमारी बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है, ए लिस्ट द सिस्टम्स ऑफ बॉडी या 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो कौन कौन से होते हैं, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। यह लिम्फेटिक सिस्टम जो है यह इम्यून सिस्टम भी कहलाता है, और यूरिनरी सिस्टम। ये सारी चीजें जो हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ये हमारे 11 सिस्टम है, इनका नाम बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन कौन, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। ये जो है 11 क्या है, सिस्टम्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का। अब देखो, अगर सिस्टम तो बन गया है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, इट इज द लेवल है डिफरेंट ऑर्गन आर ज्वाइंट टुगेदर। कई ऑर्गन्स मिल करके जो है वो क्या बनाते हैं, बॉडी सिस्टम बनाते हैं। लेकिन फाइनली जो हमारी बॉडी वो कैसे बनेगी या ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, it is the highest level of organization structure where all part of body are functioning with one another to complete the total organism। यहां पर जो होता है डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं, ये जो 11 सिस्टम्स हैं बेटा, ये सब एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हुए पूरी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, जो एक फंक्शनल होता है। अगर हमारी बॉडी से डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया जाए तो क्या नर्वस सिस्टम किसी काम का है, नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम हटा दिया जाए तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम किसी काम का नहीं। तो सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करते हैं और बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, इट एक्सटेंस ऑफ लाइफ is mainly based on certain function and process which is important for living being to study healthy and survive। क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या है कि ऐसी प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी को या हमें जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, ये मेनली बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के साथ प्रोसेस, उनका प्रोसेस क्या है, जो इंपॉर्टेंट हो ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और उनको हेल्दी या सर्वाइवल बनाने के लिए। अगर हमारे शरीर में स्किन ना होता, ठीक, तो हमारे शरीर में घाव होता, फिर भी कोई बात नहीं है, हम कुछ दिन चलते। लेकिन अगर रेस्पिरेशन चला गया, अगर सांस आपकी रुक गई, तो क्या हम जिएंगे, नहीं। तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है ये भी हमारी बेसिक लाइफ का एक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट एंड ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसके बारे में अभी थोड़ा हम लोग। रिस्पायरेशन सांस लेना, रिप्रोडक्शन बाल बच्चे औलाद पैदा करना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या
हमारे पिताजी माताजी ना होते तो हम होते नहीं, आपके माता पिता होते आप होते नहीं। तो इसी तरह से जो है ये भी रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ का बेसिक प्रोसेस है। रिस्पॉन्सिवनेस, हम आप रिस्पॉन्स करते हैं। मान लिया जाए अगर आंख के सामने कुछ आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं ना बेटा, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। ठीक, अगर ना आंख बंद करते, आंख में धूल चला जाता, आंख खराब हो जाता। मूवमेंट, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से जो है हम आप चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं। ग्रोथ, हम आप विकास भी करते हैं। ठीक, हमारी अब ये मत कहना कि सर आप जो है इतनी हाइट है, आप कहां आपकी हाइट बढ़ी। हाइट से ही मतलब नहीं है बेटा, हमारी बॉडी की मसल्स भी तो ग्रोथ कर रही होती हैं, तो ये भी ग्रोथ है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। क्या है, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, सभी प्रकार के केमिकल प्रोसेस, ये क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है, CAT, ये केटा, कट कर देना बाबू इसको, कट मतलब कटिंग करना। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिमिलर कंपोनेंट्स, जो हमारी बॉडी में बड़े बड़े केमिकल कंपोनेंट हैं उनको छोटे छोटे केमिकल कंपोनेंट में तोड़ देना या सिमिलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देना ही क्या कहलाता है, केटाबॉलिज्म, कट। वहीं एनाबॉलिज्म ऐड कर देना बाबू है। एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर या सिंपलर कंपोनेंट, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं या स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं उनसे क्या करना, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेना या कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस बना लेना, यह क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। बेसिक लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर लिविंग बीइंग obtain energy in the form of ATP by taking oxygen and releasing कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन क्या होता है, हम आप अभी तक ये पढ़ते थे ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज रिस्पायरेशन। नहीं, यहां पर हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं। रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस, रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है where living being obtain energy, जहां जो है लिविंग ऑर्गन, सजीव जो है वो एनर्जी प्राप्त करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। और ये एटीपी के रूप में एनर्जी कैसे मिलेगा, बाय टेकिंग ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे भी। वहीं रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ सिंपली डिफाइंड रिप्रोड्यूस, क्या है, रिप्रोड्यूस नया बना लेना। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना एक कॉपी तैयार करता है, नए ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बनाता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस क्या, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्स टू एनी चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना ही क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक एबिलिटी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जो रिस्पॉन्स करता है। मान लिया जाए कि मैं खाना खा रहा था और खाना खाते खाते किसी बात पे मैं हंसा और भोजन हमारे श्वास नली में चला गया तो हम छींक मारते हैं और चावल नाक के द्वारा भी आ जाता है। ये क्या रिस्पॉन्सिवनेस है। हमारी बॉडी जो है अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी से एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी से क्या स्वेट्स निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर हमको बहुत तेज ठंड लग रही है तो हमारी बॉडी कपकपी करती है जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है और ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिवनेस है। मूवमेंट, यहां देखो दो बार लिख दिया है तो कोई बात नहीं है, ये होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स एनी चेंजेस। मूवमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। क्या है, मूवमेंट ऑफ होल बॉडी, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो। ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन सेल फ्रॉम द वन पोजीशन टू एन अदर, चाहे वो सेल हो, ऑर्गन हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, अगर एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर रहा है पूरी बॉडी उसका, तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन। क्या ग्रोथ जो है हमारी बॉडी में
ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मास। क्या है मास? मास ये नहीं मास कि हाँ हमारे मसल्स, मास मतलब भार, ठीक। एंड साइज, हमारे बॉडी का जो साइज है या ऑर्गन का जो साइज है उनमें क्या होना, विकास होना, उनका भार बड़ा होना, उनका साइज बड़ा होना, क्या कहलाता है? ग्रोथ का। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज नंबर और साइज ऑफ द सेल्स। ये क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीज द नंबर और साइज ऑफ सेल्स। चाहे सेल्स के साइज बढ़ जाए या सेल्स के नंबर बढ़ जाए तो ग्रोथ हो जाएगा। मान लिया जाए आप जिम जाते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनती हैं और सेल्स से क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है, तो वो एक मास गेन करते हैं ना, मास गेन करते हैं हम लोग। फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम, बेटा आप लोग भी फीडबैक देते हो ना, जब पढ़ते हो कोई टीचर आता है आपसे बोलता है कि फला टीचर पढ़ा करके गए, क्या आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसा पढ़ाते, तो आप लोग बताते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा पढ़ा पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो फीडबैक सिस्टम होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी फीडबैक सिस्टम होते हैं और फीडबैक सिस्टम में हम लोग कुछ जो है डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर, a receptor is a body structure that monitor detect changes in the internal environment of the body। क्या है कि रिसेप्टर जो होता है ये बॉडी का एक स्ट्रक्चर है या मॉनिटर है। क्या है? ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो मॉनिटर करता है या डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है। अगर चेंजेस हो रहा है तो वो रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट करता है और डिटेक्ट करके ब्रेन को हमारे सिग्नल देता है कि यहां पर ये चेंजेस हो रहे हैं। अगर रिसेप्टर क्या कर रहा है, मैं देख लिया, डिटेक्ट कर लिया कि कोई चेंजेस हो रहा है, तो कंट्रोल बॉडी को क्या करेगा, मैसेज करेगा। आ कंट्रोल सेंटर in the body receive the input from the receptor and generate output in the form of nerve impulse, हार्मोन और अदर केमिकल सिग्नल्स। क्या कहा कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये अगर किसी चेंजेस को डिटेक्ट कर लिए तो ये किसको, कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे और कंट्रोल सेंटर जो है रिसेप्टर से जो है इनपुट ले लेगा कि क्या क्या चेंजेस है, उसके अंगेज जो है आउटपुट जनरेट करेगा और ये आउटपुट जो है नर्व इंपल्स के रूप में या हार्मोन के रूप में या अदर केमिकल सिग्नल्स के रूप में जाएगा और अपना इफेक्ट देगा। और इफेक्ट कैसे देगा, इफेक्टर के बारे में जान लें। इफेक्टर इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर एंड रिस्पॉन्स टू द कमांड ऑफ कंट्रोल सेंटर। क्या है, रिसेप्टर जो था ये मैसेज को डिटेक्ट किया, मतलब क्या है रिसेप्टर, ये किसी चेंजेस को डिटेक्ट किया, ब्रेन को दिया, ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है और कंट्रोल सेंटर जो है नर्व इंपल्सेस के थ्रू या फिर हार्मोन के थ्रू या केमिकल सिग्नल के थ्रू इफेक्टर को मैसेज देते हैं और ये इफेक्टर जो होते हैं ये कंट्रोल सेंटर से आउटपुट को रिसीव करते हैं और अपना रिस्पॉन्ड देते हैं, कंट्रोल सेंटर जैसा भी बताता है। टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव फीडबैक सिस्टम। यहां आप लोग देख सकते हैं ये एक बाबू है मुन्ना, इसका जो है टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस है। अब ये क्या किया, ये ब्रेन को सिग्नल, डिटेक्टर जो है या रिसेप्टर ये सिग्नल देगा ब्रेन को और ब्रेन क्या है, कंट्रोल है, ये कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर के थ्रू मैसेज देगा। ठीक, तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ ना तो पसीना निकाल देगा, पसीना निकाल देगा, टेम्परेचर कंट्रोल। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। आप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट। में किसी चीज की आवश्यकता है तो ये इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, हमारी जरूरत के अनुसार हमारी जो बॉडी है वो किसी चीज को इंक्रीज कर देती है, रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज द चेंजेस, किसी चेंजेस को इंक्रीज कर देगा। जैसे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, अगर बच्चा नॉर्मली पैदा होता तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली पैदा हो गया तो ये पहले भी तो ऐसे निकल के बाहर घूम सकता था, नहीं। तो स्टिमुलस क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वॉल फोर्स बेबी हेड
टू सर्विक्स। जो यूटेरस है ना बाबू, ये यूटेरस गर्भाशय, इसमें कंट्रक्शन होगा। जैसे गुब्बारा है ना बाबू, गुब्बारे को अंदर दबाओगे तो उसका मुंह खुलता है, इसी तरह से जो यूटेरस है उसमें कंट्रक्शन होगा। जब कंट्रक्शन होगा तो सर्विक्स जो होता है यूटेरस का, उस पे जो है क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, हेड का, सर का प्रेशर पड़ेगा, और क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है, ग्रीवा है, वो खुल जाएगा। अब क्या होगा, रिसेप्टर क्या करेंगे, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। क्या करेगा, ये जो स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं, जैसे उस पे पड़ा, किस पे, जो सर्विक्स है उस पे स्ट्रेचिंग आया, थोड़ा फोर्स पड़ा, तो वो रिसेप्टर जो है क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे स्ट्रेच सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो होते हैं या नर्व सेल्स, और ये इनपुट भेजेंगे किसको, कंट्रोल सेंटर को, कि यहां पर स्ट्रेचिंग की आवश्यकता। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड आउटपुट बाय रिलीजिंग। क्या है, ये जो है इनपुट को कलेक्ट करेगा और आउटपुट को सेंड करेगा, मतलब कुछ केमिकल रिलीज करेगा। इफेक्टर क्या, या इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, फोकस रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन व्हिच रिजल्ट द मोर स्ट्रेचिंग। क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर रिलीज करेगा किसको, ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज कर देगा। ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा तो और ज्यादा स्ट्रेचिंग आ जाएगा, और जब स्ट्रेचिंग सर्विक्स में आ जाएगा तो क्या होगा, यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। अब क्या होगा, जो यूटेराइन हमारी मसल्स हैं वो और फोर्सफुली क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी, जो बेबी का बॉडी है वो स्ट्रेस करेगा किसको, सर्विक्स को और ज्यादा, और बच्चा जो है वो बाहर आएगा। लास्ट जो बचा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। आ निगेटिव फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्ड टू नर्व डिक्रीज द चेंजेस इन इनिशियल इन्वायरमेंट। क्या करता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्ड करता है टू रिवर्स डिक्रीज, मतलब कि कोई चीज अगर बढ़ गया बॉडी में तो उसको कम करने का काम करता है। निगेटिव में क्या करेगा, कम। ए बाबू, निगेटिव मार्किंग से याद रखना, और पॉजिटिव में बढ़ाना, निगेटिव में घटाना। निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई चीज बढ़ रही तो उसको घटा दो। जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, स्टिमुलस आया, कैसे इंक्रीज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, जायज है। रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट द एंड सेंड इनपुट टू कंट्रोल सेंटर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, ये क्या करेंगे, इनपुट भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, और ये कंट्रोल सेंटर जो है ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, किसको, इफेक्टर को भेजेगा। तो कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन कलेक्ट इनपुट एंड सेंड आउटपुट। जो हमारा ब्रेन है वो इनपुट को कलेक्ट करेगा और आउटपुट को सेंड करेगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स रिसीव्स आउटपुट गेट्स डायलेटेड। जब क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो हैं वो आउटपुट को रिसीव कर लेंगे तो वो डायलेट हो जाएंगे, और डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। क्या हुआ, जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ा, हार्ट रेट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, और ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर होते हैं। ये बैरो रिसेप्टर जो हैं ये क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर के कंट्रोल सेंटर को हमारे मैसेज भेजेंगे, और कंट्रोल सेंटर जो है मैसेज को जो है रिसीव करके उसके अगेंस्ट आउटपुट देगा, और आउटपुट जो है इफेक्टर पे आकर के क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपको यह सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगला टॉपिक जल्द ही आपके बीच में होगा। धन्यवाद।